अगर हम कर्नाटका के रिजर्वर के वाटर लेवल की बात करें, मान भी लें नॉर्मल वाटर ईयर 740 टीएमसी भी अवेलेबल हो, लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के तब से लेकर के अब तक दोनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए अपना और कॉन्फ्लिक्ट की मेन रीजन इर्रेगुलर रेन कावेरी रिवर, जो कि हमेशा से कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन रही है। हालांकि इस रिवर को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट 150 ईयर पहले से चलती आ रही है, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए अपना फाइनल फैसला सुना दिया था, जिसमें उन्होंने पूरे कावेरी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से किया था, जिसमें टोटल अवेलेबल 740 टीएमसी वाटर का 404 टीएमसी वाटर फॉर तमिलनाडु, 284 टीएमसी वाटर फॉर कर्नाटका, 30 टीएमसी वाटर फॉर केरला, 7 टीएमसी वाटर फॉर यूटी ऑफ पौंडीचेरी, 10 टीएमसी ऑफ वाटर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेफ्ट 4 टीएमसी वाटर फॉर इनविटेबल वेस्टेज इनटू सी। यहाँ जो एक नई टर्म आ रही है टीएमसी, इसका मतलब होता है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, मतलब सिंपली 1 टीएमसी वाटर 2831 करोड़ लीटर वाटर के इक्वल होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला 2018 को ही सुना दिया था, तो वापस से सेम कॉन्फ्लिक्ट तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में देखने को क्यों मिलती रहती है। तो इस पूरे स्टोरी को समझने के लिए हमें पीछे की कुछ चीजों को समझना होगा और मैप की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। इस मैप में ये डार्क ब्लू लाइन जो कि कावेरी रिवर को शो कर रहा है, जो कि कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी रेंज पर सिचुएटेड ताल कावेरी से निकलती है और आगे बढ़ती है, और मैसूर के पास मांड्या में KRS डैम, कृष्णा राजा सागर डैम सिचुएटेड है, और आगे जाकर तमिलनाडु में यहाँ सिचुएटेड है मैथुर डैम। और ये रिवर तमिलनाडु के त्रिचुपल्ली डिस्ट्रिक्ट में जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसके इस पार्ट को हम कोली डैम कहते हैं और इस पार्ट को कावेरी रिवर ही कहा जाता है। और आगे जाकर के ये रिवर 36 डिफरेंट ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बात है 1892 की, जब मैसूर, जो कि अब कर्नाटका के नाम से जाना जाता है, और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि अभी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, तब दोनों के बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एग्रीमेंट साइन हो गई थी। लेकिन चीजें यहाँ से बिगड़ना शुरू हुई जब 1910 में मैसूर के राजा ने 41.5 टीएमसी की डैम बनाने का सोचा था। हालांकि मद्रास प्रेसिडेंसी ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दी, क्योंकि वो खुद 80 टीएमसी कैपेसिटी की डैम बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने मैसूर को 11 टीएमसी कैपेसिटी की डैम बनाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन मैसूर इससे पहले अपने डैम की फाउंडेशन फुल कैपेसिटी की बना चुका था, और कुछ इस तरह से कावेरी रिवर की फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट सामने आई थी। और बाद में 1924 में मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच सिर्फ 50 ईयर्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुई, जिसके तहत दोनों को अपनी अपनी डैम बनाने की परमिशन दी गई थी। और मैसूर की ये डैम, जिसे हम KRS कृष्णा राजा सागर डैम के नाम से जानते हैं, और मद्रास प्रेसिडेंसी की ये डैम, जिसे हम मैथुर डैम के नाम से जानते हैं। देखिए, तब से लेकर के अब तक दोनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही है, और कॉन्फ्लिक्ट की मेन रीजन इर्रेगुलर रेनफॉल है। जब 1995 में मानसून बुरी तरह से फेल हुई, तब वाटर क्राइसिस बढ़ गई थी, तो तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से एटलीस्ट 30 टीएमसी वाटर रिलीज करने की डिमांड की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पर बात करने से इनकार कर दिया था और दोनों स्टेट को ट्रिब्यूनल के पास जाने को कहा था। फिर ट्रिब्यूनल ने इस मामले की जांच की और कर्नाटका को 11 टीएमसी वाटर रिलीज करने को कहा, लेकिन कर्नाटका ने मॉनसून फेलियर का रीजन बताते हुए ट्रिब्यूनल की भी बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर तमिलनाडु वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर इस चीज की कंप्लेन करता है कि कर्नाटका ने ट्रिब्यूनल की बात मानने से इनकार कर दी है, लेकिन इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आई और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को बीच में आने को कहा और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने को कहा। फिर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की और कर्नाटका के सीएम को 11 टीएमसी के बजाय सिर्फ 6 टीएमसी वाटर रिलीज करने को कहा गया, और ये बात वहीं रफा दफा हो जाती है। और 2002 के समर में एक बार कंडीशन फिर से खराब हो गई, फिर से दोनों स्टेट के रिजर्वर में वाटर लेवल लो तक चली गई थी। 1995 की तरह एक बार फिर प्रॉब्लम सेम कंडीशन पर आकर खड़ी हो गई थी। 2013 को इंडियन गवर्नमेंट ने अपना फाइनल अनाउंसमेंट किया कि टोटल 740 टीएमसी वाटर में 419 टीएमसी वाटर तमिलनाडु को, 270 टीएमसी वाटर कर्नाटका को, 30 टीएमसी वाटर केरला को, 7 टीएमसी वाटर पुडुचेरी को एंड लेफ्ट 14 टीएमसी एट लोअर कोलरेन। और ये वाटर शेयरिंग क्राइटेरिया 2 सिचुएशन पर बेस्ड थी।
अगर वाटर 740 टीएमसी से अबव हुई तो कर्नाटका 192 टीएमसी वाटर रिलीज करने के बाद सारे अवेलेबल एक्सेस वाटर यूज कर सकता है। और दूसरी क्राइटेरिया, अगर वाटर 70-40 टीएमसी से कम हो तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनली कम की जाएगी। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 16 फरवरी 2018 को अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 740 टीएमसी वाटर को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था। देखिए, कितने भी फाइनल अनाउंसमेंट हो जाए, सिचुएशन में सुधार तभी होगी जब दोनों स्टेट को जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उतनी वाटर दी जाए। अगर हम कर्नाटका के रिजर्वर के वाटर लेवल की बात करें तो कर्नाटका में कावेरी बेसिन के 3 मेजर रिजर्वर में वाटर लेवल 10 ईयर्स के एवरेज से लो है और कावेरी बेसिन में 4 रिजर्वर की टोटल वाटर कैपेसिटी 114.57 टीएमसी फीट है। लेकिन 14 सितंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इन रिजर्वर में सिर्फ 62.69 टीएमसी फीट वाटर ही अवेलेबल थी। अगर मान भी लें नॉर्मल वाटर ईयर 740 टीएमसी भी अवेलेबल हो, तब भी ये पूरे डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु की ही वाटर डिमांड 1000 टीएमसी से ज्यादा है। सिचुएशन और ज्यादा तब बिगड़ जाती है जब बैड मॉनसून के कारण 740 टीएमसी वाटर भी अवेलेबल नहीं होती, जिसका नतीजा दोनों स्टेट्स के इकोनॉमिक डाउनफॉल में साफ देखने को मिलता है। अगर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर की ही बात करें तो तमिलनाडु में वाटर सोल्यूशन ना मिलने के कारण डेल्टा रीजन के फार्मर्स ने अपने 300 एकर्स लैंड पर पैडी के क्रॉप्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया।